अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश 201 यानी बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग का क्विज़ नंबर 2 का सलूशन जो है वो डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर मैं आपको हर क्विज़ के अंदर पूछे गए क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो है उसकी डिटेल जो है वो भी बताऊंगा कि किस तरह जो है वो हमने इसका जो राइट आंसर है वो निकाला है। तो आप इसके आंसर जो है वो प्रूफ के तौर पर हैंड आउट से भी देख सकेंगे। तो मैं आपको आंसर की वेरिफिकेशन के लिए आपको हैंड आउट्स में से भी इनके आंसर जो है वो निकाल के दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो क्विज़ डेट और क्विज़ टाइम जो है वो नोट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्विज़ टाइम जो है वो 5:50 है और जो हमारे पास क्विज़ डेट है वो 27 जून 2022 है। तो इससे आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि ये वाला क्विज़ जो है ये स्प्रिंग सेमेस्टर 2022 का ही है। कोई पुराना क्विज़ जो है वो मैंने उठा के यहाँ पे नई वीडियो बना डाली। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है उसके अंदर वो हमसे पूछता है जी कि एन ऑर्डर लेटर इज़ आल्सो नोन एज। तो ऑर्डर लेटर जो है वो उसका दूसरा नाम क्या होता है वो हमसे यहाँ से पूछ रहा है। तो एक ऑर्डर लेटर का दूसरा नाम क्या होता है तो वो हमने यहाँ पे उसको बताना है। तो वो हमारे पास उसके ऑप्शन दे दिए हैं जी, नन ऑफ द अबव, KHB, CO और PO। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर बनता है वो PO बनता है, जिसको हम परचेज ऑर्डर भी कहते हैं या इसको हम PO नंबर भी बोलते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे PO यानी कि परचेज ऑर्डर होगा। तो अगर आप इसका आंसर जो है वो अपने हैंडआउट्स के अंदर भी ढूंढेंगे तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा कि एन ऑर्डर लेटर इज आल्सो नोन एज अ PO और परचेज ऑर्डर लेटर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे PO बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि वन ऑफ द टू बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन इज टू डैश इंफॉर्मेशन। कि हमारे पास जो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है उसके दो मकसद होते हैं। उसमें से सबसे जो पहला मकसद होता है वो क्या होता है, वो ये होता है जी कि आपने कन्वे इन्फॉर्मेशन के आपने मालूमात जो है वो अगले तक पहुंचानी होती हैं। जो आपकी अगली पार्टी है वहां तक आपने उसकी मालूमात जो है वो मुकम्मल उसको पहुंचानी होती है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कन्वे होगा। तो इसका आंसर भी अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस कम्युनिकेशन हैज़ टू बेसिक पर्पज़। फर्स्ट उसमें आ जाता है जी कि टू कन्वे इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास कन्वे इन्फॉर्मेशन बन जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया था। तो इसलिए जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस तरह से था कि व्हेन प्लेसिंग डैश यू डू नॉट नीड टू एक्साइट योर रीडर इंटरेस्ट, जस्ट स्टेट योर नीड्स क्लियरली एंड डायरेक्टली। तो इसलिए यहाँ पे उसने ये एंड ऑर्डर की जगह पे जो है वो यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई थी, यानी कि इसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे दिया गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता था वो व्हेन प्लेसिंग एन ऑर्डर आता था। तो ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। तो ये भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है कि व्हेन प्लेसिंग एन ऑर्डर यू डू नॉट नीड टू एक्साइट योर रीडर इंटरेस्ट। तो ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास व्हेन प्लेसिंग एन ऑर्डर होगा, जो कि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर हमसे पूछा गया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि फॉर आर रेकमेंडर डैश इन रिकमेंडेशन इज अ मस्ट। कि हमारे पास जो रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं हम, तो जिस बंदे ने रिकमेंडेशन लेटर लिखना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके लेटर के अंदर क्या चीज़ लाजमी होनी चाहिए। तो वो हमारे पास यहाँ पे होनेस्टी आ जाती है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्विकनेस आ जाती है। तीसरा हमारे पास आ जाता है जी कि डिलेइंग टैक्टिक्स और हमारे पास फोर्थ ऑप्शन आ जाता है जी क्लेवरनेस। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो होनेस्टी बनता है कि आपके पास जो जिसने भी आपका रिकमेंडेशन लेटर लिखना है तो उसको वो लेटर चाहिए कि वो अपनी मुकम्मल ईमानदारी के साथ लिखे, ताकि वो जो सामने वाला बंदा है उसकी जो है वो जो करेक्टर डिटेल्स हैं वो सही तरह जो है वो पोर्ट्रे हो सकें, वो अगले तक पहुँच सकें। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑनेस्टी बनता है। तो इसका अगर आप अपने हैंडआउट्स के अंदर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि गाइडलाइंस फॉर राइटिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे उसने लिखा है कि रिकमेंडेशन ओनली इफ़ यू कैन ऑनेस्टली राइट अ सुपरेटिव लेटर। तो उसी वक्त आप रिकमेंडेशन जो है वो किसी बंदे की कर सकते हैं अगर आप उसके बारे में ऑनेस्टली जो है वो उसकी चीज़ें उसके बारे में जो है वो लिख सकें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि कस्टमर सर्विस कॉरस्पॉन्डेंस मे बी इन लेटर हेड और पोस्ट कार्ड फॉर्मेट। तो ये वाली लाइन जो है वो आप अगर अपने हैंडआउट्स के अंदर सर्च करेंगे तो आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ये हमसे उसने पूछा है जी कि कस्टमर सर्विस जो है
वो हम लेटर हेड और पोस्ट कार्ड फॉर्मेट के अंदर भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ट्रू बनता है, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। तो अगर आप इसको अपने हैंडआउट्स के अंदर भी सर्च करेंगे तो आपको ये वाली लाइन लिखी मिल जाएगी कि कस्टमर सर्विस कॉरेस्पॉन्डेंस मे बी इन लेटर हेड और पोस्ट कार्ड फॉर्मेट। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ट्रू बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि द बफर पुट्स एन ऑडियंस इन डैश, कि हमारे पास जो बफर स्टेटमेंट होती है किसी भी लेटर के अंदर, किसी भी हमारे पास बैड न्यूज़ मैसेज के अंदर, तो वो क्या हमें बता रही होती है। तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है जी कि जुबिलेंट मूड, एन एक्सेप्टिंग मूड, थर्ड ऑप्शन आ जाता है जी कि एन एंग्री मूड, एंड फोर्थ ऑप्शन आ जाता है जी कि एन डिनाइंग मूड। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो एक्सेप्टिंग मूड बनता है, क्योंकि बफर जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है उसके लिखने का मकसद ही ये होता है कि हमने जो हमारा जो रीडर है उसको इस मूड पे लेकर आना है कि वो जो भी हमने वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो उसकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करने के काबिल हो सके। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बफर स्टेटमेंट बनता है। तो अगर आप इसको अपने हैंडआउट के अंदर भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लिखे तो आपको ये वाली लाइन लिखी मिल जाएगी, तो पुट द ऑडियंस इन एन एक्सेप्टिंग मूड। तो बफर स्टेटमेंट हम लिखते ही इसलिए है ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो एक्सेप्टिंग मूड में आ सके। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि अ डैश लेटर इज अ लेटर इन आंसर टू अ कंप्लेन लेटर, द आंसर में आइदर बी अ रिफ्यूजल और अ ग्रांट। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो एडजस्टमेंट लेटर बनता है। तो एडजस्टमेंट लेटर जो है वो एक ऐसा लेटर होता है जो कि हम कंप्लेन लेटर के जवाब के तौर पर लिखते हैं। तो इसलिए अगर आप इसको अपने हैंडआउट्स के अंदर भी सर्च करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा कि एडजस्टमेंट लेटर इज अ लेटर इन आंसर टू अ कंप्लेन लेटर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास एडजस्टमेंट लेटर बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि वेदर रिटन और ओरल डैश मैसेजेस बिगन विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया, क्लियरली एनी नेसेसरी डिटेल्स एंड एंड विद अ कर्टियस क्लोज। तो हमारे पास ये ऑप्शन दिए गए हैं जी बाइस्ड, सेकंड ऑप्शन आ जाता है जी कि पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन आ जाता है न्यूट्रल और फोर्थ ऑप्शन आ जाता है नेगेटिव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है वो पॉजिटिव बनता है, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव मैसेजेस जो हैं वो बिगन विद अ क्लियर स्टेटमेंट, तो वो हमारे पास जो है वो बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट ऑफ मेन आइडिया के साथ जो है वो स्टार्ट होते हैं और इसका एंड जो है वो एक कर्टियस क्लोज होता है, यानी कि बड़े ही खुशगवार अंदाज के अंदर हम इस मैसेजेस को इस जो है वो एंड करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो अगर आप हैंड आउट के अंदर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि वेदर रिटन ऑन ओरल पॉजिटिव मैसेजेस बिगन विद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द मेन आइडिया। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो पॉजिटिव मैसेजेस बनता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि द पर्पस ऑफ गिविंग कंप्लीट डैश is to ensure that the audience has no confusion or lingering about the messages। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी courteous clause, all of the above, buffer statement और supporting details। ठीक है, तो यहाँ पे उसने हमसे पूछा जी कि इसमें से कौन सी चीज़ जो है वो इस चीज़ की यकीन दहानी करवाती है कि जो हमारी ऑडियंस है उसको जो भी हमने मैसेज कन्वे किया है उसके अंदर कोई डाउट उसको मौजूद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बेसिकली ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन जो है वो बन जाते हैं, क्योंकि हमारी जो स्टेटमेंट होती है, हमारे जो न्यूज़ होती है उसका जो है वो कर्टियस क्लोज भी होना चाहिए, उसके अंदर बफर स्टेटमेंट भी मौजूद होनी चाहिए और उसमें वो तमाम डिटेल मौजूद होनी चाहिए जो कि उस मैसेज को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनता है वो ऑल ऑफ दीज बन जाता है या ऑल ऑफ द अबव बन जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर सक्सेस टू मैसेजेस बाय अ लिविंग ऑडियंस विद अ फीलिंग ऑफ देयर पर्सनल वेलफेयर इन माइंड। तो इसमें से वो कहता है जी कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि इस बात की यकीन दहानी कराती है कि जो हमने मैसेज कन्वे किया है वो अगले बंदे तक बिल्कुल एज इट इज़ पहुँच चुका है, यानी कि वो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा मैसेज जो है वो अगले बंदे तक सही पहुँचा है। तो वो उसको चेक करने के लिए जो है वो आपके मैसेज के ऊपर कर्टियस क्लोज जो है वो लाजमी होना चाहिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास कर्टियस क्लोज बनता है। तो अगर आप इसको अपने हैंडआउट के अंदर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि मैसेज इज मोस्ट लाइकली टू सक्सीड इफ़ योर ऑडियंस इज लेफ्ट विद द फीलिंग दैट यू हैव देयर पर्सनल वेलफेयर इन माइंड। तो अगर आप अपनी ऑडियंस के अंदर इस बात की यकीन दहानी करवा लेते हैं कि आपने जो भी मैसेज पहुंचाया है उसमें उनकी ऑडियंस का ही फ़ायदा है, तो आप समझ लें कि आपने जो अपना मैसेज है वो सही तौर पर अगले बंदे तक कन्वे कर दिया है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे कर्टियस क्लोज बन जाता है। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे टोटल जो 10 क्वेश्चन क्विज के अंदर पूछे गए थे वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको इनकी समझ भी आ चुकी होगी। तो अगर आप मज़ीद इस तरह के क्विज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो जो है वो मिलती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सकें, और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।